जिहादी मानसिकता के लोग, ये अभिजीत जो आया है, ये बिना बात में देश बरगला रहा है। आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। नमस्कार। कभी कभी राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि मंच पर क्या बोला गया, सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि मंच से उतरने के बाद क्या हुआ। जयपुर में जो हुआ उसकी चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि किसी नेता को थप्पड़ मार दिया गया, चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह घटना उस समय हुई जब एक नया राजनीतिक आंदोलन अपने समर्थकों के मुताबिक तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर था जयपुर, जगह थी शहीद पार्क, और दावा किया गया कि यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। मुद्दा वही, परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं का भविष्य और सरकार से जवाबदेही। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस तैयारी से जो इस प्रदर्शन से पहले चल रही थी। आयोजकों की तरफ से कहा गया कि उन्हें कई दिनों तक अनुमति नहीं मिली। कहा गया कि 4 दिन तक परमिशन को लेकर बात चलती रही। बाद में अनुमति मिली और प्रदर्शन आयोजित हुआ। अब राजनीति में अनुमति भी कई बार राजनीति बन जाती है। जो लोग आंदोलन करते हैं वे कहते हैं कि सिस्टम उन्हें रोक रहा है। जो सरकार होती है वो कहती है कि कानून व्यवस्था संभालना जरूरी है। इन दोनों के बीच आम नागरिक सिर्फ नतीजा देखता है। और जयपुर में नतीजा क्या दिखा? भीड़। काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। समर्थकों ने इसे इस बात का संकेत बताया कि कम से कम इस मुद्दे पर युवाओं की बेचैनी मौजूद है। और यहां राजस्थान का संदर्भ भी जोड़ा गया। यह कहा गया कि राज्य पहले भी परीक्षा और पेपर लीक के मामलों को लेकर चर्चा में रहा है, इसलिए युवाओं की भागीदारी यहां ज्यादा दिखाई दी। आप किसी भी आंदोलन को समझिए, हर आंदोलन की ताकत उसके नेता से पहले उसकी भीड़ होती है। नेता मंच पर बोलता है, लेकिन आंदोलन की असली भाषा भीड़ लिखती है। जयपुर की तस्वीरों में समर्थकों ने वही संदेश पढ़ा। कार्यक्रम आगे बढ़ा। अभिजीत दीपके ने भाषण दिया, समर्थकों ने नारे लगाए, और फिर वही हुआ जो अक्सर बड़े राजनीतिक आयोजनों में होता है। भाषण खत्म हुआ और लोगों ने उन्हें घेर लिया। कोई हाथ मिलाना चाहता था, कोई वीडियो बनाना चाहता था, कोई फोटो लेना चाहता था, और कुछ समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। यहीं से पूरा दृश्य बदल गया। अचानक भीड़ के बीच हलचल हुई और कुछ सेकंड में वीडियो सामने आया जिसमें अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे जाते दिखाई दिए। यह बहुत तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि पहले कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर लोग हरकत में आए। सुरक्षा और पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप किया, और उसके बाद जो होना था वो भारतीय राजनीति में हमेशा होता है। घटना से पहले मुद्दा कुछ और था, घटना के बाद चर्चा कुछ और हो गई। अब सवाल पेपर लीक नहीं था, अब सवाल था किसने मारा, क्यों मारा, क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत हरकत थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश था। इसी जगह से आरोप शुरू हुए। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमला करने वाले लोग बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हो सकते हैं। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक व्यक्ति की पहचान राकेश गुर्जर नाम से बताते हुए कुछ तस्वीरों का हवाला दिया और दावा किया कि उनका संबंध आरएसएस कार्यक्रमों से रहा है और उनका संपर्क बीजेपी के लोगों से भी रहा है। लेकिन यहां पत्रकारिता का एक नियम याद रखना पड़ता है, दावा और प्रमाण एक चीज नहीं होते। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सार्वजनिक रूप से न तो संबंधित व्यक्ति ने खुद को बीजेपी का सदस्य बताया और न आरएसएस का प्रतिनिधि बताया। जो तस्वीरें और दावे पेश किए गए उनकी स्वतंत्र पुष्टि भी तत्काल उपलब्ध नहीं थी, इसलिए आरोप मौजूद हैं। लेकिन पुष्टि अलग चीज होती है, और यही जगह सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि राजनीति में कई बार घटना से ज्यादा उसकी व्याख्या लड़ाई बन जाती है। लेकिन एक और सवाल भी है, अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, अगर पुलिस मौजूद थी, अगर पहले से सुरक्षा थी, तो फिर कोई व्यक्ति इतनी नजदीक कैसे पहुंच गया? यह सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं है, यह सवाल हर सार्वजनिक कार्यक्रम का है। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध होना सामान्य है, लेकिन हिंसा सामान्य नहीं हो सकती। और जयपुर की इस घटना ने अब एक नया सवाल छोड़ दिया है, क्या यह सिर्फ एक थप्पड़ था या आने वाले समय की राजनीति का एक संकेत? जहां बात होगी थप्पड़ खाने के बाद अभिजीत दीपके ने क्या कहा, उन्होंने क्यों कहा कि मुद्दे से मत भटकिए, और क्यों उन्होंने जवाब में हाथ उठाने के बजाय गेट वेल सून कहा। थप्पड़ के बाद अभिजीत दीपके क्या बोले और आंदोलन को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हुई।
राजनीति में किसी नेता की परीक्षा हमेशा मंच पर नहीं होती। कई बार परीक्षा तब होती है जब उसके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाए। जयपुर की घटना के बाद सबकी नज़र एक ही बात पर थी। अब अभिजीत दीपके क्या करेंगे? क्या वे गुस्सा दिखाएंगे? क्या समर्थकों से जवाब देने को कहेंगे? क्या आंदोलन की दिशा बदल जाएगी या फिर इसे अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करेंगे? घटना के कुछ समय बाद अभिजीत दीपके सामने आए और उन्होंने जो कहा वो उनके समर्थकों के बीच काफ़ी चर्चा में रहा। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। उन्होंने कहा आज का प्रदर्शन बड़ा था, सफल था, बहुत लोग आए और इसी वजह से अब आंदोलन को रोकने, डराने और मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। यहां उनकी पूरी राजनीति समझने की जरूरत है। उन्होंने इस घटना को व्यक्तिगत हमला कम और राजनीतिक प्रतिक्रिया ज्यादा बताने की कोशिश की। उनका कहना था कि जब कोई आंदोलन छोटा होता है तब लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब वही आंदोलन भीड़ जुटाने लगे, चर्चा में आने लगे, तब उसे कमजोर करने के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा ध्यान मत भटकाइए, मुद्दा मत भूलिए। उन्होंने बार बार एक ही मांग दोहराई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दे पर हैं और वे उसी पर बने रहेंगे। यहाँ एक बात दिलचस्प थी, उन्होंने अपने खिलाफ हमला करने वालों के लिए भी बहुत आक्रामक भाषा नहीं चुनी। उन्होंने कहा 1 नहीं 10 थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन हम अपनी बात कहते रहेंगे। और फिर उन्होंने अंग्रेजी में कहा गेट वेल सून। अब यह वाक्य इसलिए चर्चा में आया क्योंकि राजनीति में आमतौर पर जवाब ज्यादा तीखा होता है, लेकिन यहां उन्होंने इसे एक तरह से नैतिक प्रतिक्रिया की तरह पेश किया। उन्होंने कहा हम हाथ नहीं उठाएंगे, हमारी मूवमेंट शांतिपूर्ण रहेगी, पीस और लव के साथ आगे बढ़ेगी। अब यहां से 2 तरह की प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। पहली समर्थकों की, दूसरी विरोधियों की। समर्थकों ने इसे संयम बताया। कई लोगों ने लिखा हम आपके साथ हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, मुद्दे से मत हटिए। कुछ लोगों ने लिखा सत्य का पहले विरोध होता है। कुछ लोगों ने इसे चुनौती की तरह लेने को कहा। कुछ लोगों ने लिखा एक लड़का पूरी राजनीति को चुनौती दे रहा है। इन प्रतिक्रियाओं में समर्थन था, भावनात्मक जुड़ाव था और आंदोलन को जारी रखने की बात थी। लेकिन सोशल मीडिया कभी एक तरफा नहीं होता। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस घटना का मजाक बनाया। कुछ ने लिखा मिल गया प्रसाद, कुछ ने कहा बहुत सही हुआ। कुछ लोगों ने इस पर व्यंग्य किया और कुछ ने आंदोलन की रणनीति पर सवाल उठाया। एक टिप्पणी थी पीस मूवमेंट से कभी कुछ हुआ है? यह टिप्पणी छोटी है लेकिन बड़ा सवाल छोड़ती है। क्या शांतिपूर्ण आंदोलन आज भी असर डालते हैं या लोग अब सिर्फ तेज टकराव वाली राजनीति देखते हैं? यह सवाल सिर्फ इस आंदोलन का नहीं है, हर नए राजनीतिक प्रयोग के सामने यही सवाल आता है और यहीं अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया को समझना होगा। उन्होंने इस घटना को अपने खिलाफ हिंसा नहीं बल्कि आंदोलन की मजबूती के प्रमाण की तरह पेश करने की कोशिश की, जैसे संदेश ये हो देखिए हम सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हमें रोका जा रहा है। अब यह राजनीतिक रूप से असर करेगा या नहीं यह समय बताएगा, लेकिन इतना तय है जयपुर के बाद चर्चा पेपर लीक से हटकर आंदोलन की सुरक्षा, रणनीति और उसके भविष्य पर आ गई है। और अगले भाग में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमला करने वालों का किसी राजनीतिक संगठन से कोई संबंध था? क्या आरोपों के पीछे सबूत हैं? पुलिस, सुरक्षा और आगे की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है, उस पर बात करेंगे। किसी भी लोकतंत्र में किसी आंदोलन की असली परीक्षा भीड़ से नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब पहली बार उसके सामने टकराव आता है। जयपुर की घटना के बाद अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि अभिजीत दीपके को थप्पड़ किसने मारा। सवाल यह भी है उस घटना की राजनीतिक कहानी कौन लिखेगा, क्योंकि राजनीति में घटना एक होती है लेकिन उसके अर्थ कई बनाए जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बहुत साफ आरोप लगाया गया। उनके नेताओं ने कहा कि हमला करने वाले लोग बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हो सकते हैं। सौरभ दास ने वीडियो जारी करके सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति की सोशल मीडिया प्रोफाइल और तस्वीरों के आधार पर उनके कुछ संबंध दिखाई देते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत थी या किसी बड़े इरादे का हिस्सा। लेकिन यहां वही बात दोबारा याद रखनी जरूरी है, राजनीतिक आरोप और आधिकारिक पुष्टि एक चीज नहीं होते। किसी भी व्यक्ति का किसी कार्यक्रम में दिख जाना या किसी तस्वीर में होना अपने आप में किसी संगठन की जिम्मेदारी तय नहीं करता। इसलिए जब तक पुलिस जांच या आधिकारिक जानकारी न आए तब तक आरोप को आरोप और तथ्य को तथ्य की तरह देखना जरूरी होता है। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया यहीं नहीं रुकी। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया, अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो सुरक्षा में चूक कैसे हुई? अगर पुलिस मौजूद थी तो हमला करने वाले लोग वहां तक पहुंचे कैसे? और यह सवाल पूरी तरह राजनीतिक नहीं है, यह प्रशासनिक सवाल भी है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर कोई समूह अनुमति लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो वहां सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ नेता के लिए नहीं होती, वो पूरी भीड़ के लिए होती है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि विरोध हो, नारे हो, बहस हो, लेकिन हिंसा न हो। और अब यही सवाल जयपुर के बाद उठने लगा। क्या आगे ऐसे कार्यक्रमों में सुरक्षा बढ़ेगी? क्या अभिजीत दीपके की व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ेगी? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से जहां जहां कार्यक्रम हुए वहां पुलिस मौजूद रही। लखनऊ में पुलिस, दिल्ली में पुलिस, जयपुर में पुलिस और कई जगह अतिरिक्त सुरक्षा भी दिखाई गई। इसी बीच एक और बात सामने आई। पहले भी अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया था कि उनका परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अब इस घटना के बाद यह चिंता और चर्चा में आ गई। लेकिन यहां एक दूसरी राजनीति भी चल रही है, क्योंकि ऐसे हर मौके पर समर्थक कहते हैं, देखिए हमें दबाया जा रहा है, और विरोधी कहते हैं, देखिए यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है। दोनों पक्ष अपनी कहानी बनाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का असली सवाल उससे अलग है। क्या किसी राजनीतिक असहमति का जवाब हाथ उठाकर दिया जा सकता है? अगर कोई किसी आंदोलन से सहमत नहीं है तो उसका जवाब क्या होगा? बहस, विरोध, प्रदर्शन या फिर भीड़ के बीच जाकर थप्पड़? यह सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, क्योंकि अगर आज यह किसी नए आंदोलन के साथ हो सकता है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह भी रही कि कुछ अन्य राजनीतिक लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कहा कि विचारों का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। हालांकि सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह प्रतिक्रियाएं बंटी हुई रहीं। कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ ने मजाक बनाया, कुछ ने घटना को हल्का करके देखा। लेकिन एक चीज साफ दिखी, इस घटना ने आंदोलन को चर्चा के केंद्र में ला दिया। अब आने वाले दिनों में असली परीक्षा होगी। क्या यह आंदोलन अपने मूल मुद्दे पर लौटेगा? क्या पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की बहस फिर केंद्र में आएगी, या फिर अब पूरी चर्चा सुरक्षा, हमले और राजनीतिक आरोपों के इर्द गिर्द घूमेगी? और राजनीति में कई बार यही सबसे मुश्किल काम होता है, घटना से बचना नहीं, घटना के बाद मुद्दे को बचा कर रखना। धन्यवाद।